ये कहानी गोविंदपुर नाम की एक छोटे से गांव की है, जहां रोहित नाम का एक गरीब किसान रहता था। रोहित के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सविता और एक बेटा राजू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। रोहित के पास गांव में अपना एक जमीन थी, जहां पर खेत करके वो अपना घर और परिवार को पालन पोषण करता था। परंतु उसकी वो जमीन पहले की तरफ उपजाऊ नहीं रहती थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल नष्ट होने लगा। एक दिन इसी चिंता में वो अपना जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता हूँ। दिन ब दिन मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या फिर कोई और जरिया ढूंढना पड़ेगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार चलकर सविता से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती है इस बारे में। रोहित तुरंत अपने खेत से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी सविता को आवाज लगाता है। सविता, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रोहित की आवाज सुनकर सविता किचन से बाहर निकलती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बोलिए, क्या बात है? सविता, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय भी जाननी है। बोलिए, क्या बात है? तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही है। अगर मैं ज्यादा खाद डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो फिर से उपजाऊ हो जाएगी। फिर खेती शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी ठीक रहेगा। पर तब तक मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी कोई जमीन भी नहीं है। घर का खर्च कैसे चलेगा और राजू की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? आप एक काम क्यों ना करें, आप एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लें। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद आपकी कोई मदद कर दें। सविता, यह ठीक रहेगा ना? काका अगर कोई नया काम करने को बोलेंगे तो वो मेरी मदद भी कर देंगे। ठीक है, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगले सुबह रोहित जमींदार से मिलने उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। काका, आप घर पर हैं? रोहित की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ रोहित बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रोहित फटाफट से जमींदार को अपना खेत का हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास सिर्फ एक ही जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम किया भी नहीं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक तालाब है, तुम उस पर काम करो। पर काका, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी तालाब की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही तालाबों पर काम करने चला जाऊंगा। रोहित जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रोहित अपने घर पहुंचकर सविता को सारा बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ सविता, अब मैं काका के तालाबों पर बहुत मेहनत करूंगा। कोशिश करूंगा कि भविष्य में एक दो और तालाब खरीद लूं, ताकि फिर से ऐसी कोई समस्या आए तो हम पहले से तैयार रहें। अगले सुबह रोहित जमींदार के तालाब पर निकलने वाला होता है कि तभी सोचा, काका की तालाब गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए सविता को बोलकर जाता हूँ। सविता, जरा सुनो। रोहित को बुलाता सुन सविता किचन से बाहर आती है। बोलो, आपने मुझे बुलाया? काका का तालाब गांव के बाहर है, तो मुझे घर लौटने में देर हो सकती है। अगर मैं लेट हो जाऊं तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना।
ठीक है? पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके खाने का थैला लेकर आती हूँ। उसे लेकर ही जाना फिर। फिर क्या था, रोहित अपना खाने का थैला लेकर गांव के बाहर वाले तालाब पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाले तालाब पर पहुंच जाता है। चलो अब फटाफट काम शुरू कर देता हूँ। रोहित अपना कुदाल उठाकर तालाब पर काम करना शुरू कर देता है। रोहित को अभी काम करना कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आके उसे काट लेता है। सांप के काटने से कुछ समय ही रोहित चक्कर खा के गिर जाता है। यहाँ रोहित सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर उसके घर के लोगों को पता नहीं चलता। सुबह की अब तक रात हो चुकी थी और सविता रोहित का इंतजार कर रहा था। माँ को इतना परेशान देखकर राजू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं लौटे? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाले तालाब पर गए हैं। उन्होंने मुझे कहा भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज़्यादा ही समय हो गया है। माँ, अब क्यों परेशान हो रहे हो? पिताजी ने बोला था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। एक काम कीजिए, आप जाके सो जाइए। राजू की बात सुनकर सविता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले सुबह भी जब सविता देखती है कि रोहित अब तक घर नहीं लौटा, तो परेशान होकर वो सीधे अब जमींदार से मिलने उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। सविता जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर उनसे रोहित के बारे में पूछने लगता है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, रोहित कल आपके गांव के बाहर वाले तालाब में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रोहित कल गया था और अब तक घर नहीं आया है? काका, उन्होंने मुझसे कहा था कि तालाब गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई और वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रोहित कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाला घनश्याम को रोहित को देखने के लिए अपने तालाब पर भेज देता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के तालाब पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो पूरा परेशान हो जाता है। ये क्या है? रोहित का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है कोई एक जहरीला सांप उसे काटा है। मुझे तुरंत जाके जमींदार को ये बात बताना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। जमींदार को जाके ये बात बता देता हूँ। घनश्याम वहां से भागा भागा जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर के पास पहुंचता है, उसके कुछ कहने की पहले जमींदार उसे पूछने लगता है। क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें रोहित मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने तालाब में देखा था। घनश्याम जमींदार को सारी बात बता रहा, तभी वहाँ पास में खड़ी होती है सविता। सारी बात सुनती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो। मैं सविता बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजकर जमींदार सविता को समझाने लगा। सविता बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रोहित ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार सविता को लेकर रोहित को देखने के लिए उसके तालाब पर चल पड़ता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ चल पड़ता है। जमींदार और सविता जब वहां पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि रोहित बेहोश हालत में वहां गिरा पड़ा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सविता रोहित के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाता है। वैद्य जी को देखकर सविता वहां से उठ खड़ी होती है और वैद्य जी रोहित की हालत का जायजा लेने लगता है। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है रोहित की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में रखना नहीं चाहती हूँ, पर रोहित की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैं उसे जहर का काट वाला औषधि में दे चुका हूँ, परंतु जहर रोहित अंदर
कुछ ज्यादा समय रह चुका है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोश हालत के में पहुंच चुका है। प्रगाढ़ बेहोशी, यह क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोश की हालत में शरीर जिंदा रहता है मगर उसका शरीर हिल नहीं पाता है, जैसे कारण वो बिस्तर पे उठ नहीं सकता। और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, इसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना पड़ेगा, बाकी उस भगवान के ऊपर छोड़ दो। जमींदार जी, मैं चलता हूँ फिर। और दबा देकर वहाँ से चला गया। फिर कुछ गांव वालों ने रोहित को लेकर के घर के बिस्तर पे लिटा देते हैं। जमींदार फिर वहाँ से सविता को दिलासा देने लगता है। देखो सविता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम रोहित की अच्छे से देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। सविता को दिलासा देकर चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद वहाँ राजू आ जाता है। सविता से उसकी कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल तालाब में सांप ने काट लिया था, जिस कारण वे बेहोश हो गए थे। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कौन उठाएगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगे या घर का खर्चा उठाओगे? माँ, अब से पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत में काम करके घर का खर्च उठाऊंगा। राजू की ऐसी बात सुनकर सविता भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूँगी। मैम, मैं बड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा भी करूंगा। फिर सविता राजू को वहाँ से पढ़ने के लिए भेज देता है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब रोहित का ठीक होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर काम करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगले सुबह सविता सीधे जमींदार से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाती है। नमस्ते काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और रोहित की तबीयत अब कैसी है? काका, रोहित की तबीयत फ़िलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो तालाब आपने रोहित को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और राजू की पढ़ाई करा सकूँ। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके तालाब में काम करने की इजाज़त दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगा और राजू को अफसर बनाऊंगी। जमींदार सविता को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, पर सविता जमींदार की बात मानना नहीं चाहती थी। आखिर में सविता की बात सुनकर वो जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है सविता मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह रोहित का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं सविता को मेरा गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है सविता बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले तालाब पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो,
ताकि तुम अपने घर का और रोहित का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। वो खेत बाहर वाले तालाब से थोड़ा छोटा है। तो कोई बात नहीं है काका, वह खेत मेरे घर से नज़दीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। रोहित का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार सविता के संकल्प और साहस को देखकर पूरा भावुक हो जाती है। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। अगले सुबह सविता ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर देता है। वो सुबह खेत पर काम करती है और दोपहर के बाद गांव में साफ सफाई, खाना बनाना, ऐसी छोटी मोटी काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सविता की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में भी अच्छी फसल हुई, जिसी कारण घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरे के घर में काम करके लाई थी, वो सब राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। सविता की मेहनत और त्याग गांव वालों ने कुछ प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का भी सामना कर सकती है। इसी बीच रोहित की हालत का धीरे धीरे सुधार होने लगा। वैद्य जी का दवाई और सविता की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक रोहित को होश आ चुका था। रोहित को होश में देखकर सविता बहुत खुश होती है। रोहित, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सविता, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया है ना? नहीं रोहित, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, रोहित धीरे धीरे से पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सविता की मेहनत और त्याग को देखकर प्राण लिया कि अब वे उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएंगे। राजू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही। कुछ साल बाद वे बहुत बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी और मैं आज जहाँ पर हैं सब कुछ तुम्हारी बदौलत है। आपकी मेहनत और त्याग के कारण है। हाँ बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सविता का त्याग और रोहित का साथ दोनों मिलकर एक नई मिसाल कायम की है। गांव वालों ने अभी भी उस कहानी को याद रखते हैं कि एक माँ हर कठिनाई का भी सामना कर सकती है। एक माँ का समर्पण चुनौती को पार कर सकती है और परिवार को जुड़ा कर रखते हैं। दोस्तों, इस तरह की कहानी और शानदार और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो।